नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग चंद्रयान 3 से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस को जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 कैसे ऑपरेट होगा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट शामिल है। इसके अलावा हम भारत का क्रम जानेंगे कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है, कौन कौन से देश दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, चंद्रयान 2 में क्या गलतियां की गई थी जिसे चंद्रयान 3 में सुधारा गया है और दोहराया नहीं गया है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा आज की क्लास में कि साउथ पोल पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना क्यों ज्यादा जरूरी था, वहां रिसर्च करना क्यों ज्यादा जरूरी था, वो किस प्रकार से ये रिसर्च भारत के लिए अनेक संभावनाओं को खोलेगा और भारत के लिए ये रिसर्च बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रयान 3 के बारे में देखेंगे कि लॉन्च जो है हाल ही में 14 जुलाई 2023 को इसका लॉन्चिंग हुआ है चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 जो है उसका लॉन्चिंग जो स्थान था वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जो इसरो का जो बेस है, जहां लॉन्चिंग बेस है आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, वहां से लॉन्च हुआ है। LVM-3 ये लॉन्चिंग व्हीकल है। LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। ये सब ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ये जो है चंद्रयान 3 वो उसी जगह पे लैंड करेगा जहां पर चंद्रयान 2 लैंड किया था। चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री अक्षांश के आसपास लैंड किया था, जो लैंडिंग के पहले क्रैश हो गया था। तो हम आज की क्लास में ये भी देखेंगे कि वो लैंडिंग के पहले क्रैश क्यों हुआ था। तो लैंडिंग के पहले जहां पर क्रैश हुआ था वहीं पर जो है उसी के आसपास जो है 70 डिग्री अक्षांश पे उसी जगह पे इस चंद्रयान 3 का लैंड किया जाएगा, आसपास उसी के। चंद्रमा पर पहुंचने की तिथि जो है वो 23 से 24 अगस्त तक है इसकी। अभी हाल ही में 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ है और चंद्रमा पर ये लगभग एक महीने से ज्यादा समय के बाद 23 से 24 अगस्त के बीच ये पहुंचेगा चंद्रमा पर। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। ने ये लैंडिंग सफल हुआ तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत जो है वो पहला देश बनेगा। याद रखिएगा, चंद्रमा पर पहुंचने के क्रम में भारत जो है वो चौथा स्थान है, चौथा देश है। चंद्रमा पर पहले भी पहुंच चुके हैं देश, जैसे कि अमेरिका पहले बार पहुंचा था, उसके बाद रूस और चीन, ये 3 देश चंद्रमा पर पहले ही पहुंच चुके हैं। लेकिन साउथ पोल पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। बाकी जो पहुंचे हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास में अपना जो है वो लैंडर और रोवर उतारा है। अपोलो 1 और अपोलो 11 और 12 जो अमेरिका ने भेजा था, वो अमेरिका ने पहली बार चंद्रमा पर कोई यात्री, अंतरिक्ष यात्री भेजा था, लेकिन वो एक अलग मिशन था, वो भूमध्य रेखा के आसपास उतारा गया था। जबकि जो भारत है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर गया है, भारत के जो लैंडर और रोवर वहां पर उतरेंगे। तो ऐसा करने वाला भारत एक पहला देश बन जाएगा। ठीक, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये चंद्रयान 3 का जो एक्चुअल में जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां पर लैंडर और रोवर सब को असेंबल किया गया है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या काम करेगा, चंद्रयान 3 कैसे काम करेगा। तो यहां पे देखिए कि जो भी रॉकेट होता है वो 2-3 पार्ट होते हैं उसके। ठीक, तो एक तो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यहां पर लैंडर और रोवर को असेंबल किया जाता है, और नीचे एक पार्ट होता है जहां पर फ्यूल डाले जाते हैं। फ्यूल के ऊपर इंसुलेटर लगाया जाता है। इंसुलेटर इसलिए लगाया जाता है कि जब इसको बाहर रखेंगे तो बाहर इसके मतलब 48 घंटे पहले लगभग काउंटडाउन चालू हो जाता है और इसको बाहर रखा जाता है। तो सनलाइट में जब ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, क्योंकि यहां पर फ्यूल रखे होते हैं। तो फ्यूल जब रखा होगा तो धूप से क्या होगा, वो जो बाहर का पोर्शन है वो गर्म होकर क्या होगा, ब्लास्ट ना हो जाए, या इसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रहता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए ऊपर में इंसुलेटर लगा दिया जाता है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो एक टुकड़ा फेंकाते हुए दिखता है, वो इंसुलेटर है बेसिकली। यहां पर 2 बूस्टर लगाए जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये 2 बूस्टर लगाए जाते हैं, ताकि ये बूस्टर जो है ऊपर जाकर धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। अब कई सारे यहाँ पर पेलोड लगे होते हैं। पेलोड का मतलब क्या होता है, पेलोड जो होते हैं वे वहां पर विस्फोटक सामग्री, जो बर्निंग मटेरियल है, वो पेलोड के माध्यम से रखा जाता है, पेलोड पे रखा जाता है। तो वो ध्यान रखिएगा, पेलोड होता है, बूस्टर होता है, इंसुलेटर होता है, और कई पार्ट्स में जो होते हैं वो एक रॉकेट जो है उसको लॉन्च किया जाता है। तो अब चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रणोदर मॉड्यूल रखा गया है, प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो चंद्रयान 2 में प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज नहीं किया गया था। चंद्रयान 2 से अंतर यह है चंद्रयान 3 में कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर,
लैंडर और रोवर, तीन चीजें यूज की गई थी, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का यूज नहीं किया गया है, उसके जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल वो चीज है जो चंद्रमा के जो ऑर्बिट है उसके 100 किलोमीटर पे, चंद्रमा का जो लूनार सरफेस है उसके 100 किलोमीटर पे उसका ऑर्बिट में ले जाकर क्या करेगी, लैंडर और रोवर को छोड़ देगी। लैंडर जो है वो लूनार सरफेस पे जाएगा और लैंडर से रोवर निकलेगा, अभी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज किया गया है, जो बेसिकली लेकर जाएगा लैंडर और रोवर को। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट जो रहता है वो कम रहता है, किसके कंपैरिजन में, ऑर्बिटर के कंपैरिजन में। तो ऑर्बिटर का वेट ज्यादा रहता है, इसके कारण से प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में लेकर जाएगा, अभी मैं आपको बताया, और वहां ले जाकर छोड़ देगा। जो रोवर रहेगा वो लैंडर को सूचना भेजेगा और जो लैंडर रहेगा वो प्रोपल्शन मॉड्यूल को सूचना भेजेगा, और उसके बाद फिर सूचना जो है वो यहां पर आएगी इसरो के केंद्र में। सेंसर और कैमरे से युक्त लैंडर रोवर की सुरक्षित तैनाती करेगा। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा, सेंसर और कैमरे से युक्त लैंडर रोवर का तैनाती कर देगा। अब यहां पर जो लैंडर और रोवर में जो सेंसर्स का यूज किया गया है वो सेंसर्स ज्यादा फास्ट बनाए गए हैं, किसके कंपैरिजन में, चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में। जो चंद्रयान 3 के सेंसर्स हैं उसको उसकी संख्या बढ़ाई गई है, और वो 16 मिलीसेकंड से भी कम सेकंड में, कम समय में क्या करेगा, सूचनाओं को भेजेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो यहां पर सेंसर और कैमरे से युक्त लैंडर रोवर को सुरक्षित तैनाती करेगा। उसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह और वातावरण का अध्ययन कर सकेगा। उसके बाद रोवर बाहर निकलेगा और वो सरफेस का अध्ययन करेगा। तो ये सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। इसके आगे देखते हैं, यहां पे देखिएगा ये कैसे काम करेगा। तो यहां पर चंद्रयान 3 में आप देखेंगे कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल सारी चीजों को लेकर जाएगा, और यहां पर ऑर्बिट में प्रोपल्शन मॉड्यूल जो रहेगा वो लैंडर और रोवर को छोड़ देगा। लैंडर जो है यहां पे आप देखिए, ये जो है वो क्या है, लैंडर है। तो लैंडर जो है 100 किलोमीटर के ऑर्बिट से अंदर जाएगा, और 100 किलोमीटर ऑर्बिट से अंदर जाके उसके सरफेस पे, लूनार सरफेस बोलते हैं चंद्रमा के सरफेस को, तो लूनार सरफेस पे जाकर और ये जो लैंडर है वो लैंड करेगा। अब चंद्रयान 2 में दिक्कत ये हो गया था कि चंद्रयान 2 जिस वेलोसिटी से जाना चाहिए था, जब वो अर्थ लूनार सरफेस पे उतर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो बहुत ज्यादा थी। वेलोसिटी को डाउन किया गया, लेकिन 146 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आने के बाद उसके वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसके कारण से चंद्रयान 2 जो है वो लगभग आंशिक रूप से फेल हो गया था। पूर्णतः फेल इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ 95% वो सक्सेस था, क्योंकि 95% वहां जो ऑर्बिटर जो था वो हमने ऑर्बिटर को सही कक्षा में लगा दिया था। तो ऑर्बिटर जो है वो पूरी सूचनाएं भेज रहा था इसरो के केंद्र को, जिसके कारण से इसरो ने ये जो चंद्रयान 3 में बहुत कुछ हेल्प मिला है। ठीक, तो वो पूरी तरीके से असफल नहीं था, 95% सक्सेसफुल था, केवल वहां पर डाउन नहीं हो पाया था, वो वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सका था। इसी के कारण प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया इस बार। तो लैंडर जो है वो यहां पर चले जाएगा और लैंडर से निकलेगा रोवर, और रोवर वहां के लूनार सरफेस पे जाएगा और लूनार सरफेस पे जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट जो है वो यहां पर भेजेगा, पानी की खोज करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा चंद्रयान 3 के यहां पर उतरने का। यहां पर टोटल जो है वो 610 करोड़ 615 करोड़ के आसपास जो है चंद्रयान 3 में खर्च हुआ है टोटल। यहां पे आप देखिए ये जो है पेलोड है, पेलोड, ये जो है पेलोड है, पेलोड का शेप है। पेलोड में क्या रहता है, पेलोड में बर्निंग मटेरियल रहता है, विस्फोटक सामग्री रहती है जो उसकी के साथ जाती है, रॉकेट के साथ। तो ये पेलोड रहता है। ये आप देखिए लैंडर है, ये बेसिकली लैंडर है। लैंडर से एक रैंप निकल रहा है, ये रैंप है। लैंडर से जो है रोवर जो रहेगा वो अंदर रहेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, लैंडर का नाम भी क्या रखा गया है, पहले की तरह ही रखा गया है। ठीक, लैंडर और रोवर, रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है, और लैंडर का नाम विक्रम, विक्रम, ठीक है, और यहां पर प्रज्ञान। तो लैंडर और रोवर का नाम वही रखा गया है जो चंद्रयान 2 में रखा गया था। अब रोवर यहां से निकलेगा, ये आप ये इमेज देख रहे हैं वो बेसिकली रोवर का इमेज है। लोअर में कई सारे सेंसर्स लगाए गए हैं जो चंद्रयान 2 में नहीं लगाए गए थे, उससे सेंसर्स को बढ़ाया गया है। वो सेंसर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करेंगे। ये पूरा कंपाइल, पूरा अगर आप सबको जोड़ देंगे तो ये इस प्रकार का कुछ शेप आएगा, जिसको ऊपर में मैंने जो शेप दिखाया है रॉकेट के सबसे पहले ऊपर में, वहां पर असेंबल किया गया है। ठीक, तो ये है पूरा। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि दक्षिणी ध्रुव तक ही पहुंचना क्यों कठिन है। भूमध्य रेखा, जो भी देश चंद्रमा के सरफेस पे गए हैं, लूनार सरफेस पे गए हैं, वो भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल रीजन पे गए हैं, न कि
दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे गए हैं। तो देखिए यहां पर जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, वो 23.5 डिग्री के अक्षांश पे झुकी हुई है, टिल्टेड है। तो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री के अक्षांश पे टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे। लेकिन चंद्रमा जो है वो 1.5 डिग्री टिल्टेड है एक्सिस से, 1.5 डिग्री घुमा हुआ है। तो ये एक्चुअल में पृथ्वी का ही है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे ये जो है पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री पे है, लेकिन चंद्रमा जो है वो 1.5 डिग्री पे है, यहां से 1.5 डिग्री। अब ये 1.5 डिग्री पे चूंकि टिल्टेड है तो यहां सनलाइट जो पहुंचता है वो यहां पर तो पहुंचेगा, लेकिन आप खुद देखिए ये साउथ के रीजन में, ये साउथ पोल पे सनलाइट नहीं पहुंच रहा है चंद्रमा के। तो साउथ के रीजन पे जो चंद्रमा, ये जो सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण से पूरा अंधेरा रहता है और -235 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। तो ये वाले रीजन पे पहुंचना इक्वेटर के आसपास आसान है, क्योंकि सनलाइट भी पड़ता है वहां पर, इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं रहती है। लेकिन साउथ पोल पे क्रिटिकल कंडीशन रहती है, वहां पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर पाए जाते हैं, यानी क्रेटर मतलब गड्ढा होता है, और उस गड्ढे में बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं। चट्टान के आसपास वहां पे बहुत सारे हो सकते हैं कि पर्वत भी होंगे, जिसमें अलग अलग तत्व होंगे, पानी के अलग अलग तत्व होंगे, जिसका एक्सपेरिमेंट करने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। इसलिए साउथ पोल पे भेजा गया है, और साउथ पोल पे जाना वाला भारत जो है वो पहला देश है। साउथ पोल पे जाना बहुत ज्यादा टफेस्ट सिचुएशन है, यहां पर से आपको समझ में आ रहा होगा वो। आगे देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन क्यों जरूरी है। अभी तक कोई मिशन नहीं गया है वहां पर, कोई देश नहीं गए हैं, इसलिए भारत को एक चैलेंजिंग ये भी था कि कुछ अलग करना है, इसलिए भी साउथ पोल पे जाना जरूरी था। दूसरा, अरबों वर्षों से जल मौजूद होने की संभावना है। चंद्रयान 1 जब गया था, मैं भी चंद्रयान 1 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। चंद्रयान 1 जब गया था तो उसके सक्सेसफुल चीजें ये थी कि चंद्रयान 1 ने बताया था कि वहां पर पानी मौजूद है। अब कितना अमाउंट में पानी मौजूद है, वो पानी वहां पर अगर कॉलोनियल डेवलप होगा, कॉलोनी डेवलप होगा, मानव बस्तियां वहां पर बसाई जाएगी या कोई बेस स्टेशन बसाया जाएगा, तो वो क्या यूज हो सकता है मनुष्य के लिए, पानी में कौन कौन से तत्व अवेलेबल हैं और क्या क्या चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, ये जानने के लिए वहां पर भेजा गया इसको। तो यहां पर देखिए जल को और बारीकी से चंद्रयान 3 मेजर करेगा कि वो मानव शरीर के लिए जरूरी, मतलब कि वो सारी चीजें है कि नहीं वहां पर उस जल में, वो पूरा हो सकता है कि नहीं। तीसरा, क्रेटर, इतने बड़े बड़े गड्ढे, कई किलोमीटर के लंबे गड्ढे हैं, उन गड्ढों में एक तो वहां पर साउथ पोल पे कोई भी सनलाइट नहीं जाता है, अगर चला भी गया चल जाता नहीं है, तो उन गड्ढों में सनलाइट जाता ही नहीं है, तो वो पता ही नहीं चल सकता कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। तो वहां पर चंद्रयान 3 का जो रोवर जाएगा वो पता लगाएगा कि उन गड्ढे में कितना अमाउंट में पानी मौजूद है, वहां पर अगर चट्टाने हैं तो उन चट्टानों में क्या क्या मिनरल्स मौजूद है, और वहां पर क्या रोवर ये भी पता लगाएगा आसपास जाके कि वहां पर मानव बस्तियां डेवलप की जा सकती है या नहीं, या आगे चल के बेस स्टेशन वहां पर पृथ्वी का वहां पर भेजा जा सकता है या नहीं, डेवलप किया जा सकता है या नहीं। चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहां पृथ्वी की प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, प्रारंभिक इतिहास, पृथ्वी कैसे बनी, इसका साक्ष्य जो है वो माना जाता है कि चंद्रमा पर मौजूद है। तो उस चीज को खोजने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा चंद्रयान 3 मिशन। और क्या है, चंद्रमा वैज्ञानिकों को प्रारंभिक पृथ्वी के नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। पृथ्वी प्रारंभ कैसे हुई उसके लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स देगा कि वहां पर कैसे पृथ्वी चालू हुई, तो एग्जैक्ट आप पता कर सकते हैं कि यहां पर पृथ्वी कैसे स्टार्ट हुई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। शोध तकनीकों का परीक्षण करने के लिए एक उत्कृष्ट जगह है, रिसर्च करने के लिए, बेस स्टेशन स्थापित करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए चंद्रमा एक बेस्ट लोकेशन है जहां पर बेस स्टेशन स्थापित किया जा सकता है और बहुत सारे रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि मानव बस्तियां भी एक अल्टरनेट के तौर पे वहां पर डेवलप की जा सकती है या नहीं, ये चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से अगर सक्सेसफुल हुआ तो हमको जरूर पता चलेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें चंद्रयान 3 के बारे में ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और बहुत जरूरी चीज है। आगे देखते हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, ये 2 मिशन और भी लॉन्च किए जा चुके हैं भारत के द्वारा। तो चंद्रयान 1 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, जो स्थान था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C11 से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि पानी की खोज, चंद्रयान वहां पर चंद्रमा पर पानी है ये बताया था चंद्रयान 1 ने। आगे देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 जो था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग व्हीकल GSLV MK3 थी। ठीक, तो ये था, ये विक्रम लैंडर था और ये जो रोवर था वो प्रज्ञान रोवर था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 1, 2 और 3 से रिलेटेड मैंने आपको दी है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि साउथ पोल पे ही उतरना क्यों ज्यादा जरूरी था, वहां पर रिसर्च की क्या क्या संभावना है, ये सारी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। महिला पर्यवेक्षक की बैच चालू है और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा
तो वहां पर आप एप्लीकेशन पे CGPSC नॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।